गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सैन्य तख्ता पलट ने वहाँ के तत्कालीन सरकार को भंग कर दिया है? म्यांमार, गिनी, मालदीव या फिर पाकिस्तान? तो फ्रेंड, वह देश जहाँ हाल ही में सैन्य तख्ता पलट हुआ है वो है गिनी। ठीक है, गिनी में वहाँ की सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है, वहाँ के राष्ट्रपति आवास को घेर लिया गया है, राष्ट्रपति को कैद कर लिया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है कि गिनी में एक सैन्य तख्ता पलट में तत्कालीन सरकार को भंग कर दिया गया है। फ्रेंड, थोड़ा सा इसकी राजनीति को समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगी। यहाँ पे देखा जाए गिनी जो है ना, मेन रूप से देखा जाए तो ये इस्लामी नेशन है। ठीक है, इस्लामी कंट्री है और यहाँ पे जो 85% जो आबादी है वो मुस्लिम है। ठीक है, और गिनी में बहुत लंबे समय से फ्रेंड राजनीतिक अस्थिरता चली आ रही है। खासकर बात करें वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में वहाँ पे जो सबसे पहले राष्ट्रपति चुने गए वो चुने गए अल्फा कोंडे। ठीक है, अल्फा कोंडे वहाँ के पहले राष्ट्रपति चुने गए। और गिनी ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पिछले साल यानी कि अक्टूबर 2020 में जो ये राष्ट्रपति है अल्फा, इनका जो है तीसरे कार्यकाल के लिए भी ये चुनेगा। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो पिछले जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था वो काफ़ी विवादित चुनाव था और उस चुनाव को इन्होंने हिंसक रूप से जीता था, जिसके कारण वहाँ पे इनका जमकर विरोध हुआ। ठीक है, ये एक तरीके से लंबे समय तक तो राजनीतिक अस्थिरता चली ही आ रही है। वहाँ पे राष्ट्रपति के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से विरोध है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी दौरान अभी हाल ही में ऐसी क्या स्थिति आई कि वहाँ पे सैनिक तख्ता पलट हो गया, सैन्य तख्ता पलट हो गया। फ्रेंड, तो अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ के जो सेना के जो प्रमुख कमांडर थे, जो वरिष्ठ कमांडर थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। और जब उनको बर्खास्त कर दिया गया, जो सेना के जो अन्य जो उच्च प्रशिक्षित सदस्य थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया, जमकर विद्रोह किया। और उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो आवास था उसको कब्जे में कर लिया, राष्ट्रपति को कैद कर लिया। और इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि वहाँ की जो सेना है वो अब सत्ता संभालेगी। ठीक है, तो इस तरीके से विद्रोही सेना ने सत्ता संभालने का ऐलान कर दिया गया और पूरे जो देश है गिनी की सीमा को बंद कर दिया गया। वहाँ के जो संविधान, जो वर्तमान संविधान है उसको अवैध घोषित कर दिया। तो इस तरीके से वहाँ पे राजनीतिक जो अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये गिनी है फ्रेंड। गिनी के बारे में फ्रेंड बात करें तो ये काफ़ी खनिज संसाधन संपन्न देश है, उसके बावजूद भी ये दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे लगातार जो है राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। और फ्रेंड, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश को विकास करने के लिए राजनीतिक स्थिरता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन गिनी जो कि एक संसाधन संपन्न होने के बावजूद भी गरीब देशों में गिरा जा रहा है, उसका कारण राजनीतिक अस्थिरता का लगातार बने रहना है। गिनी है, आप मैप देख लीजिए, ये अफ्रीका का मैप है और यहाँ आप देख रहे हैं गिनी जो कि अफ्रीका के पश्चिम में है और अटलांटिक महासागर को छू रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे गिनी को देख लीजिए कि ये आपका गिनी है और यहाँ पे अब आपको देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि गिनी को कौन कौन से जो हैं देश वो छू रहे हैं। तो एक सीक्वेंस से देखना है। मैपिंग करने के लिए आपको किसी एक चीज़ को पकड़ना होता है और फिर लगातार उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हमने गिनी बिसाऊ को देखा, गिनी बिसाऊ के बाद देख लीजिए ये गिनी को छू रहा है, गिनी बिसाऊ, फिर यहाँ पे सेनेगल है इसका, फिर यहाँ पे देखा जाए जो कंट्री आपकी बनेगी तो फिर इसको टच करते हुए आपका माली आ जाता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सा नेशन है, तो ये आपका नेशन है कोटी डी आइवरी, जिसे हम आइवरी कोस्ट भी कहते हैं। और फिर उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड, जो नेशन है आपकी लाइबेरिया हो गया और फिर उसके बाद सीरिया लियोन हो गया। तो ये आपके पड़ोसी देश हैं गिनी, जो आपको याद होना चाहिए। गिनी है जिसकी राजधानी देख लीजिए आप, कौन सी राजधानी है इसकी, कोनाक्री इसकी राजधानी है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। कोनाक्री के जस्ट बगल में कौन सी रिवर बह रही, ये चीज़ आपको, तो कोनकुरे रिवर जो है वो यहाँ से निकल रही है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइजर रिवर है। और ये फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये देख लीजिए माउंट निम्बा। माउंट निम्बा किन दो देशों के बॉर्डर पे, तो गिनी और लाइबेरिया के बीच में है। और फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए कि माउंट निम्बा जो है गिनी के दक्षिण पूर्व में, माउंट निम्बा
स्क्रिचर नेचर रिजर्व स्थित है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यही है गिनी आपके लिए, गिनी की राजनीति, जो कि आपके बारे में लगभग मैंने आपको समझा दिया वहाँ का क्या स्थिति है। होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। मैप जरूर करिए, मैपिंग साथ में करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में निपाह वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। निपाह वायरस से अभी हाल ही में एक लड़के की डेथ हो गई थी, तो काफ़ी इसके संक्रमण का मामला सामने आया है। कहाँ पे आया है? केरल, मणिपुर, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो फ्रेंड ये है केरल, ठीक है। केरल में ही निपाह वायरस का मामला जो है सामने आया है। इसके बारे में देखें तो हाल ही में केरल के कोझिकोड जिले में जंतजन्य या फिर जिसको हम जोनोटिक निपाह वायरस के संक्रमण का एक मामला सामने आया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा केरल के कोझिकोड में ये आया है, वहाँ पे मामला सामने आया है। सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, निपाह वायरस के बारे में जानना, जहाँ से प्रश्न बनता है। निपाह वायरस क्या है फ्रेंड? ये एक जोनोटिक वायरस है। जोनोटिक वायरस फ्रेंड वो वायरस होते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, और साथ ही साथ ये देखा जाए ये एक राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, ठीक है। और इसका जो सबसे पहला जो वायरस था, ये पहली बार वायरस 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था, ठीक है। सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न बना सकता है कि भारत में ही सबसे पहले निपाह वायरस का संक्रमण का मामला सामने आया था, तो ये चीज़ गलत है। सबसे पहले जो मामला देखने को मिलता है वो हमें मलेशिया और सिंगापुर में देखने को मिलता है 1998-1999 में। और ये जो सबसे पहले जो ये वायरस जो था वो सबसे पहले वहाँ के घरेलू सूअर में दिखाई दिया था। तो जितने भी घरेलू जंतु हैं ना, सबसे पहले तो घरेलू सूअर में, फिर उसके बाद जितने भी घरेलू जो जानवर हो गए, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, घोड़े हो गए, भेड़ हो गए, तो उनमें हमें धीरे धीरे पाया जाने लगा ये आपका निपाह वायरस। बेसिकली इसका जो प्राकृतिक स्रोत माना जाता है फ्रूट ब्रेड्स होते हैं, जिनको हम फल चमगादड़ या फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, ये इनका एक तरीके से प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। और इसमें और भी चीज़ें मेन फ्रेंड है, ये जानवरों से इंसानों में भी फैलती। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंसानों से इंसानों में भी फैलती है, जैसे कि दूषित भोजन के माध्यम से हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये फैला करती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देख लें तो ये जो है इसके लक्षण है तीव्र मस्तिष्क शोथ, जिसको एंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, या फिर श्वसन संबंधी जो जो आपको श्वसन संबंधित जितनी भी बीमारियों के लक्षण होते हैं जो सांस से संबंधित, वो आपके क्या होंगे इसमें दिखाई देते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो इसके लिए कोई विशेष उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से भाई ठीक हो गए, खासकर मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए ही कोई भी टीका उपलब्ध नहीं। ऐसे दे सकता है प्रश्न, ऐसे स्टेटमेंट बना देगा कि निपाह वायरस के लिए जानवर के लिए ये टीका बनाया गया और मनुष्य के लिए कोई नहीं बनाया गया, तो ऐसा नहीं। वर्तमान में देखा जाए तो इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ना सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि जानवर के लिए किसी के लिए नहीं। तो भाई ठीक कैसे होगा? तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ जो प्राथमिक उपचार के रूप में इसका स्वास्थ्य देखभाल किया जा सकता है। जो भी संक्रमित व्यक्ति होगा उसको गहन चिकित्सीय देखभाल में रखा जाएगा, उससे ये क्या है वो रिकवरी करेगा। तो ये निपाह वायरस था। मेन चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जोनोटिक वायरस है जो कि जानवरों से इंसानों में, इंसानों से इंसानों में भी फैलता है। इसका जो पहला मामला आया था कहाँ पर आया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत का कौन सा राज्य भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित करेगा? केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया है। डुगोंग क्या है फ्रेंड? डुगोंग जिसे हम सी काऊ कहते हैं, ये एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डुगोंग जो कि समुद्री स्तनपायी है, कहाँ पाई जाती है? पाक की खाड़ी में पाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में फ्रेंड बात करें तो देखा जाए पर्यावरण प्रदूषण जो है इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव किया है। इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण इनके जो निवास स्थान इनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और समुद्री प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने से इनका जो है इनके पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ साथ जो इनका मुख्य भोजन है जिसको हम समुद्री घास कहते हैं,
समुद्री घास के नुकसान के कारण भी इनकी स्थिति जो है के कारण ये काफ़ी विलुप्त होने की कगार पर चले गए हैं। ठीक है, इनके बारे में और बात करें फ्रेंड, तो जो इनकी वर्तमान में जो संख्या है, तो वो जो भारतीय वन्यजीव संस्था है, ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्था ने वर्तमान उनके अनुसार इस समय इनकी जो वर्तमान संख्या है 200 से लेकर के 250 मानी जा रही, जिसमें से लगभग 150 जो है वो तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि तमिलनाडु सरकार ने इनके संरक्षण के लिए जो पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया, क्योंकि लगभग जो संख्या है वो इसी के आसपास पाई जा रही है। डुगोंग म्यांमार की खाड़ी और तमिलनाडु में पाक की खाड़ी में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। IUCN के द्वारा देखिए इसको क्या कहा गया, IUCN द्वारा इसे विलुप्त होने वाले प्रजातियों के लिए कमजोर, जिसे हम वल्नरेबल के रूप में जानते हैं, सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हम विश्व डुगोंग दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड, 28 मई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किया? ये डायरेक्ट फैक्ट्स है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। IIT रोपड़, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु या फिर IIT हैदराबाद? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद के द्वारा भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किया गया है। तो कृषि कचरे से जैव ईंट से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग के अनुसार विश्व नेताओं में शीर्ष पर हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, नरेंद्र मोदी, मोरियो डेग्री, जो बाइडेन? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा जो मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग के अनुसार विश्व के जो शीर्ष नेता में शामिल हैं वो हैं आपके नरेंद्र मोदी, इनको शीर्ष स्थान मिला है। इनके बारे में देखें तो अमेरिकी बेस्ट ग्लोबल रीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुमोदन रेटिंग अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है और इनको लगभग 70% की 70% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। और इसी के साथ साथ ये लगभग 13 विश्व नेताओं में ये शीर्ष स्थान इनको हासिल हुआ है, किसे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, किस रेटिंग के हिसाब से? ये अमेरिका बेस्ड है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैक मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव या फिर श्रीलंका? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा जो चट्टोग्राम बंदरगाह है वो बांग्लादेश में है। ये न्यूज़ में क्यों रहा है ये देख लेते हैं। चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा है। हम लोगों ने सागर मिशन के बारे में पहले ही चर्चा किया है कि सागर मिशन का जो शुरुआत किया गया था वो जो किया गया है उसका जो उद्देश्य है कि कोविड के दौरान जो भारत के हिंद महासागरीय जो पड़ोसी देश हैं उनको भारत सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाएगी उस सहायता को मिशन सागर के तहत रखा जाएगा। इसी दौरान हमने इंडोनेशिया के भी बारे में पढ़ा था। अभी देखिए भारत में मिशन सागर के तहत बांग्लादेश को सहायता पहुंचाए, तो इसमें देखा जाए तो बांग्लादेश के कोविड-19 से, ठीक है, तो वहाँ की देखिए कौन सी INS सावित्री जो है बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पे पहुंची है और वहाँ पे ये जो INS सावित्री है वो बांग्लादेश में कोविड-19 से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों में समर्थन करने हेतु 960 लीटर प्रति मिनट मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाया गया। ठीक है, तो ये जो INS सावित्री है वो 960 लीटर प्रति मिनट मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लेकर के पहुंची है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 960 जो है, और ये जो मीटर प्रति मिनट जो आपका ऑक्सीजन प्लांट है इसको डेवलप किसने किया था? तो ये DRDO के द्वारा इसको विकसित और निर्मित किया गया था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चटगांव जो है बंदरगाह वो आपका बांग्लादेश में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिज्म विलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया है? किस राज्य के द्वारा टूरिज्म विलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया? उसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश,
असम, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा वहाँ के जो राज्यपाल उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए टूरिज्म विलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया। इसके बारे में देखें तो जम्मू और कश्मीर के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिज्म विलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया है। यह पहल मिशन यूथ के तहत शुरू की गई है और फ्रेंड मिशन यूथ जो है वो युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2020 में गठन की गई थी। ठीक है, गठित की गई थी। तो मिशन यूथ जो है 2020 में गठित किया गया था और इसी मिशन यूथ के तहत वहाँ की सरकार के द्वारा, यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा टूरिज्म विलेज सेक्टर जो है लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार पैदा करना। क्योंकि देखिए पर्यटन को जब बढ़ावा देंगे तो वहाँ पर्यटक आएंगे जिनके लिए वो होटल संबंधित होटलों का स्थापना करेंगे, होटल निर्माण कार्य करेंगे और जितने भी पर्यटन संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं जब वहाँ का विकास होगा तो इससे क्या होगा? वहाँ पे रोजगार सृजन होगा। रोजगार सृजन होगा तो वहाँ के युवाओं को क्या होगा? रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दे करके वहाँ पे रोजगार सृजित किया जाएगा। यही उद्देश्य है आपका टूरिज्म विलेज नेटवर्क का। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चीन ने हाल ही में किस देश में अपने नए भूमि व्यापार मार्ग का पहला पूर्व परीक्षण पूरा किया है? नेपाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या फिर म्यांमार में? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में हाल ही में चीन ने भूमि व्यापार मार्ग का पहला पूर्व परीक्षण किया है। इसके बारे में देख ले तो ये देख लीजिए, ये है जोड़ेगा, ये जो मार्ग है, ये जो परिवहन जो गलियारा बनाया गया है, ये समुद्री हो गया, सड़क हो गया, रेल है, ये तीनों के संपर्क इसमें शामिल हैं इस गलियारे में। और देखा जाए तो यहाँ पे चेंगडू है, आपका लिंकिंग है और आपका यांगून है, ये सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। यही ट्रेड जो आपका व्यापार गलियारा बनाया गया है, जो कि ध्यान रखिएगा समुद्री, सड़क, रेल संपर्क शामिल है इस व्यापार गलियारे में। इसके बारे में थोड़ा देखा जाए तो चीन और म्यांमार के बीच एक नए भूमि व्यापार मार्ग का पहला पूर्व परीक्षण पूरा किया। यह चीन का जो विशाल पश्चिमी क्षेत्र को हिंद महासागर से जोड़ेगा। एक तरीके से ये जो मार्ग है वो जो चीन को हिंद महासागर में उसको एक तरीके से उसकी उपस्थिति को दर्ज करेगा, उसकी उपस्थिति को मजबूत करेगा। ठीक है, इस मार्ग से चीन अब म्यांमार के माध्यम से सिंगापुर से संयोजित होगा। इस मार्ग से चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व के साथ साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। तो एक तरीके से फ्रेंड देखा जाए तो इस मार्ग के बन जाने से चीन का तो अपनी उपस्थिति हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इस मार्ग के द्वारा, यानी कि इस मार्ग के द्वारा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो चीन जो है वो बे ऑफ बंगाल में प्रत्यक्ष उसकी पहुँच हो जाएगी। बे ऑफ बंगाल में हमारे देश का एक द्वीप है जिसका नाम है द्वीप समूह, जिसका नाम है अंडमान निकोबार स्थित है। अब फ्रेंड जब यहाँ पे चीन की स्थिति मजबूत होगी, चीन का आवागमन बहुत ज़्यादा चलेगा, तो चीन के जो पोत है वो व्यापक पैमाने पर बे ऑफ बंगाल से गुजरेंगे, जिससे कि बहुत आसानी से हमारे द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वो आसानी से निगरानी रख सकेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक तरीके से चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, भारत के लिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखिए ये जो म्यांमार है वो भारत के दक्षिण पूर्वी जो राज्य हैं उससे उसकी सीमा को साझा करता है। ठीक है, 4 दक्षिण पूर्व राज्यों को, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, फिर उसके बाद देखा जाए तो मणिपुर हो गया, फिर उसके बाद मिजोरम हो गया। इन 4 राज्यों से म्यांमार जो है अपनी सीमा को साझा करता है। इसके वजह से उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में उग्रवाद को भी बढ़ावा मिल सकेगा। आप ऐसे भी देख लीजिए वहाँ पर अलगाववादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, तो ये भारत के लिए एक अलग चुनौती बनेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड अब आपको सोचना है, आपका वर्क ये है कि ये जो भारत के सामने ये वर्तमान चुनौती जो आ रही है, इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, भारत सरकार को कौन सी योजना बनानी चाहिए, भारत सरकार को और क्या क्या करना चाहिए जिससे भारत सरकार इस चुनौती से निपट सके और चीन का काउंटर कर सके। आज का वर्क आपका यही है और देखती हूँ कि इस वर्क को कौन अच्छे से इस चीज़ों को समझ सका है और कौन अपना उत्तर देता है। ठीक है, तो आप अपने सुझाव साझा करिए इस मुद्दे पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास का नाम है।
इंदिरा नेवी, ओसिंडेक्स, सिम्बेक्स, वरुण। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ओसिंडेक्स जो है वो भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच में होता है। इंदिरा नेवी किसके बीच में होता है फ्रेंड? इंडिया और रसिया के बीच में होता है इंदिरा नेवी। सिम्बेक्स सिंगापुर के बीच में होता है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज होती है। वरुण फ्रेंड फ्रांस के बीच में होती है, ठीक है, फ्रांस के बीच में। इसके बारे में देखें तो भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ओसिंडेक्स का जो चौथा चरण है उसकी शुरुआत हो गई है। इस अभ्यास में देख लीजिए कौन शामिल है। तो इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत तथा ऑस्ट्रेलियन नेवी के अजने क्लास फ्रिगेट और HMAS वारामुंगा जो है इसमें भाग लिए हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेनली ये चीज़ पूछता है। और खासकर जो मैंने आपको ये बताया कि जो इंदिरा नेवी है वो आपका रशिया के साथ भारत एक्सरसाइज करता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में है। वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच में है। ओसिंडेक्स जो हो गया वो आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसी तरह आपको सारे जितने भी एक्सरसाइज है वो पता होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग डायरेक्ट प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न पे आज के चलते हैं। क्या है? भारतीय सेना ने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन खरीदने के लिए निम्न में से किसके साथ एक अनुबंध किया है? स्काई स्ट्राइकर ड्रोन भारत इजराइल के संयुक्त उद्यम के साथ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ यानी कि DRDO के साथ, भारत रूस संयुक्त उद्यम, भारत फ्रांस संयुक्त उद्यम। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत और इजराइल के संयुक्त उद्यम के साथ भारतीय सेना ने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन खरीदने का अनुबंध किया है। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो भारतीय सेना ने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर खरीदने के लिए भारतीय कंपनी अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम से संयुक्त अनुबंध किया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस कंपनी के साथ किया है? इजराइल की कंपनी है आपका एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम और भारत की कंपनी है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अनुबंध के तहत इन स्ट्राइकर का जो स्काई स्ट्राइकर का जो निर्माण होगा वो बेंगलुरु में होगा। इससे आपका मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। स्काई स्ट्राइकर को आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है और ये 5 किग्रा विस्फोटक के साथ लक्ष्य का पता लगा सकता है और उस पर हमला भी कर सकता है, ठीक है। स्काई स्ट्राइकर को क्या कहते हैं? आत्मघाती ड्रोन, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से था, हमने अपने जो 10 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किए, उनको देखा, उनको समझा, ठीक है। थोड़ा सा आज समझने वाली चीज़ थी फ्रेंड, इसलिए मैंने आपको समझाया थोड़ा अच्छे से समझना और मैपिंग जरूर करो आप सभी लोग। कुछ लोग बच्चों का कंसर्न है कि उन्हें नहीं आता है फ्रेंड। ज्योग्राफी सर पढ़ाएंगे वो मैपिंग आप लोगों को कराएंगे। आप वहाँ पे उनके साथ मैपिंग करते रहो। उनकी जो मैपिंग क्लास चलेगी तो आपको धीरे धीरे मैपिंग करना भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जितने भी देशों के बारे में बताया जाएगा मैं आपको साथ में बताती चलूँगी, उससे आपका एक एक चीज़ें तैयार भी होती चलेगी। चलिए फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे पे है चेरी ब्लॉसम मायो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? मणिपुर में किया गया। देखिए 3 फेस्टिवल हम लोगों ने देख लिया। एक तो आपका फ्लैमिंगो फेस्टिवल हो गया, दूसरा आपका देखा जाए तो अभी हम लोगों ने कल जो बात किया था जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत से बच्चों ने बहुत से अच्छा रिस्पांस किया। देखिए चेरी ब्लॉसम मायो फेस्टिवल है मणिपुर में हो गया। तो ये सारे फेस्टिवल आपको पता होने चाहिए। पूछता है भारत भर में विकलांग लोगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर पर जाने के लिए चलाया गया अभियान ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। फ्रेंड ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम वो अभियान है जिसके तहत जो देश के जो विकलांग हैं वो चुनिंदा विकलांगों को जो भारत के सबसे ऊंचे यानी कि विश्व के सबसे ऊंचे जो युद्ध मैदान जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं वहाँ पे जाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कुछ चुनिंदा विकलांग लोग जाएंगे जिसको हम ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहा गया? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ही है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ निम्नलिखित स्थान पर रहा, 24वें स्थान पर रहा, ठीक है। 5 गोल्ड मेडल जीता है और 24वें स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे देखा जाए फ्रेंड कौन था बताइए? चीन था, ठीक है। पहले स्थान पे आपका चीन था और चीन था, उसने 96 गोल्ड मेडल जीते। और दूसरे स्थान पे फ्रेंड ब्रिटेन था 41 गोल्ड मेडल के साथ। तीसरे स्थान पे देखा जाए तो अमेरिका था 37 गोल्ड मेडल के साथ। तो पहले स्थान पे आपका चीन होगा, ध्यान रखिएगा। ड्यूरेंट कप जिसे हम फुटबॉल से जो ड्यूरेंट कप संबंधित है उसका आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? कलकत्ता में किया गया। उसका कौन सा संस्करण था? 130वां संस्करण था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 130वां संस्करण था, किसका था? ड्यूरेंट कप का था, जो कि किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कहाँ आयोजित किया गया? कलकत्ता में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है बुक है जिसके लेखक नाम बताया गया है यहाँ पे, अ रूड लाइफ
अ मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड? वो हैं वीर सिंघवी। टोक्यो पैरालंपिक में समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक थी, समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा। ठीक है, तो निशानेबाज अवनी लेखरा ये टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक थी और इनको राजस्थान की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। और भी इनसे जुड़े जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको बताए गए हैं, उसको जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड ये समापन समारोह में ये ध्वजवाहक थी, तो उद्घाटन समारोह में कौन था? उद्घाटन समारोह में थे टेकचंद। ठीक है, टेकचंद जो थे वो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, जो कि जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में कहाँ? ओंकारेश्वर में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क। राष्ट्रीय पोषण दिवस जो कि मनाया गया है 1 से 7 सितंबर के बीच में, उसकी थीम क्या थी? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो ये पोषण दिवस जितने भी हैं फ्रेंड, जैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया। इस बार की 2021 की थीम क्या थी? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। एक दूसरा देख लीजिए कि संस्कृत सप्ताह भी मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 19 से 25 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर मनाया जाता है। संस्कृत सप्ताह कब मनाया जाता है भारत में? 19 से लेकर के 25 अगस्त के मनाया जाता है। चलिए मुझे बताइए संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे बना, कौन सा बना? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ठीक है, पहला ई व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अनुकूल जो है हाईवे वो है आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 मनाया गया फ्रेंड, आपका 4 सितंबर को मनाया गया। तो ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। चलिए आइए उत्तर प्रदेश स्पेशल देख लेते हैं क्या है। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभ्यास शुरू किया गया है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। कब से कब तक ये अभ्यास चलेगा? ये 15 सितंबर से चलेगा 15 नवंबर तक। ठीक है, 15 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज सेवा शुरू की गई है, किसके किसके बीच में? वाराणसी से मिर्ज़ापुर के ऐतिहासिक चुनार किले तक। ठीक है, क्रूज जो है एक आपकी शिप होती है जो कि गंगा में चलाई जाएगी, कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से लेकर के मिर्ज़ापुर के ऐतिहासिक चुनार किले तक। तो चुनार किले के भी बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रक बनाने की फैक्ट्री खोली गई, कहाँ पे खोली गई? मेरठ में खोली गई। राज्य का जिला जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है वो कौन सा है? कासगंज। ठीक है, तो कासगंज का जो नाम रखा जाएगा वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पे रखा जाएगा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। ठीक है, तो आपको जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनका अभी हाल ही में नाम बदलने को लेकर के लगातार जो नाम बदले गए हैं वो हमने लगातार बताया, उनको एक जगह लिख लेना, कहीं एक जगह एक चार्ट बना लेना और उसको देखते रहना, वहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा, जरूर बनेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधि विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई, कहाँ पे? प्रयागराज के झलवा में। ठीक है, तो प्रयागराज के झलवा में राज्य का विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए, अंतिम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल वो है कि महापुरुष पंडित दीनदयाल की जयंती पर 25 सितंबर को प्रदेश के हर विकास खंड में मेले का आयोजन किया जाएगा। उस मेले का नाम क्या है? गरीब कल्याण मेला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गरीब कल्याण मेला जो है उसका 25 सितंबर को आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के जितने भी विकास खंड हैं, प्रदेश के हर विकास खंड में गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 25 सितंबर को किया जाएगा। 25 सितंबर को किसकी जयंती है? महापुरुष पंडित दीनदयाल की जयंती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आज हमने अपने न्यूज़ को कवर किया। कुछ चीज़ें समझने वाली थी उसको जरूर समझ लीजिएगा, जो मैंने मैप करा है उसको एक बार देख लीजिएगा। आपके पास एटलस होगा तो उसको फिर से खोल करके देख लेना और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लेना, क्योंकि न्यूज़ में बना हुआ है। निपा वायरस के बारे में समझ लेना, एक वहाँ से प्रश्न आपका डन है। तो ये कुछ जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो आपको बताई गई है और काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छा आंसर कर रहे हैं। और भी लोग करिए, जितने लोग वहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं प्लीज़ कम से कम एक आंसर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोग का आंसर्स देख करके, मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है कि आप लोग कम से कम मेरी बातों को मान रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि मैपिंग नहीं करते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करने लगेंगे।
क्योंकि मैं इसी तरह डेली आपको एक मैप कराऊंगी, एक क्वेश्चंस मैप से संबंधित कराऊंगी, तो आप धीरे धीरे करने लगोगे, समझने लगोगे। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।